प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए पर्ची अध्यक्ष, एक बार फिर वही आरोप, पर्ची अध्यक्ष, पर्ची मुख्यमंत्री, पर्ची अध्यक्ष, और अभी कह रहे हैं कि भाई ये तो कार्यकारी अध्यक्ष कोई पद ही नहीं होता, अमित शाह ही पार्टी चलाएंगे, वही सारी चीजें। जिनको कठपुतली प्रधानमंत्री चलाने का एक अभ्यास रहा हो, कौन नहीं जानता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो संसदीय दल ने तो श्रीमती सोनिया गांधी को निर्वाचित किया, तो उन्होंने नामित किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी के माध्यम से किस तरह से श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर कार्यालय से श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ आती थी। संजय बारू ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बहुत व्यापकता से ये सब लिखा है, और उसके लिए मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समग्र संवैधानिकता से लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला दल है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया कि कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी होंगे। अब निर्वाचन के माध्यम से वो अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। उसकी एक निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए बाकायदा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त है। हमारे विविध राज्यों में भी निर्वाचन की प्रक्रिया से ही प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, और उसके लिए निर्वाचक मंडल बाकायदा जो है नीचे मंडल से निर्वाचित होकर आया है। तो हमारे यहाँ मंडल स्तर से लेकर मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश और जो है राष्ट्रीय, पूरा निर्वाचन की बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। फिर भी एक साल लगा ही आपको। सहमति से बहुत कुछ हो जाता है, गुटबाजी नहीं होती है, एक दूसरे पर जो है जूतम बाजार की दशा नहीं आती है। अभी बिहार के चुनाव के बाद यहाँ तो कांग्रेस में जो है गोलियां चलाने तक की बात हो गई थी, आप ही लोग बता रहे थे। चलिए करुणा सागर जी, जल्दी से जवाब शशि जी के पास जाना है मुझे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें कभी भी जो है सर्वसहमति से निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया है। ठीक है करुणा सागर जी, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार, और ये इतिहास सिर्फ आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले के भी इतिहास को अगर देख लीजिए तो पहली बार एक ऐसा उदाहरण मिला कि सर्वसम्मति से सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का सुझाव पार्टी का था, और उसके बावजूद उन्होंने उसको ठुकराकर मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ाया। और जो मनमोहन सिंह एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया करुणा सागर जी। साहिल जी, और आपने देखा कि जिस समय गोवा में नरेंद्र मोदी जी को जब प्रभार दिया गया कैंपेन कमेटी का, तो उस समय अडवाणी जी दिल्ली में क्या कर रहे थे, और वो दृश्य देखिए, और सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ा रही थी, वो दृश्य देखिए। नहीं, लेकिन देखिए ना, बीजेपी कैसे फ्रंट फुट पे खेल रही है। अमित शाह वहां पर खुद खड़े हैं, जेपी नड्डा वहां पर खड़े हैं, अमित शाह आके उनको कुर्सी पर बिठा रहे हैं, उधर बातचीत हो रही है। आपके यहाँ पर थोड़ा पीछे से काम चलता है करुणा सागर। नहीं, ऐसी बात नहीं है साहिल जी। खड़गे जी अध्यक्ष है, लेकिन वो कहते हैं कि हाईकमान से पूछना पड़ेगा, मतलब थोड़ा अलग तरीके से चीजें चलती है। आप भी फ्रंट फुट पर खेलिए ना, उसमें क्या है। साहिल जी, इवेंट मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है, आपको भी मालूम है, और आशुतोष जी ने भी पहले कहा कि जो अधिकार है, जो सत्ता है, जो शक्ति है, और आप पत्रकार हैं, आप बताइए कितनी बार बीजेपी के लाइन को जानने के लिए आपने नड्डा जी को कोट किया है, और कितनी बार आपने अमित शाह जी को कोट किया है। तो ये सही सत्ता तो अमित शाह जी के पास रहेगी, ये बात तो सबको मालूम है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है शशि शेखर जी, आपने स्वॉट एनालिसिस देखा हमने जो सामने रखा था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो अध्यक्ष रहे उनकी जो फहरिस्त है उस पर जरा मैं नजर डाल रहा था, और आमतौर पर मैंने देखा कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए जो अगड़ी जातियां हैं वहां से किसी को चुना है आमतौर पर, और उन लोगों को चुना है कि जो पार्टी के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर, नितिन गडकरी का उदाहरण अलग है क्योंकि उसमें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच बचाव करना पड़ा था, या उनको एक तरीके से सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसका जिक्र मोहन भागवत ने किया था। लेकिन आमतौर पर हमने देखा तो जाने पहचाने चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर उनको यहां पर लिया है। आज की स्थिति में नितिन नवीन को यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां है, और क्या उसमें हम मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए उसका फायदा होगा? नितिन नवीन को साहिल इन्होंने बनाया है, कुछ चीजें लगता है चर्चा में अभी आई नहीं है, वो कायस्थ है।
और लेकिन वो अगड़े हैं, कायस्थ होने के बावजूद वो अगड़े हैं। हम्म, तो अब तक क्या एक प्रॉब्लम होती थी कि आप ब्राह्मण को बनाइए तो मालूम पड़ा राजपूतों को अखर रहा है, राजपूत को बनाइए तो ब्राह्मणों को अखर रहा है। तो ये दो ऐसी कौमें थी जो भिड़ जाती थी, और कुछ ये तो नारेबाजी होने लगती थी, ब्राह्मणवाद, राजपूतवाद, फलाना ढिमाका। इस बार उन्होंने अगड़ा भी बना दिया, और उसके साथ साथ एक ऐसी जाति से अगड़ा बनाया जिसके पास कोई बहुत बड़ा जनसंख्या का आधार नहीं है, लेकिन वो अगड़े हैं और वो इंटेलेक्चुअल्स में गिने जाते हैं। नितिन नवीन की के बारे में, उनकी अध्यक्षता की वजहों के बारे में आपकी एनालिसिस भी बोलती है, बाकी मेरे पैनलिस्ट भी बोल गए, मैं उस पर समय जाया नहीं करूंगा दर्शकों का। नितिन नवीन के आगे की चुनौतियां क्या है? पहली बात ये कि ये ठीक है कि आज बीजेपी ने ये दिखा दिया, जता दिया कि शीर्ष नेतृत्व उनके लिए कैसे पलक पावड़े बिछाए बैठा था, खड़ा था, और इसलिए नीचे तक ये मैसेज दे दिया कि ये सबकी साझा पसंद है, संघ की भी, हमारी भी, और कृपा करके इसे उलझिएगा मत। लेकिन राजनीति में सिर्फ संदेशों से काम नहीं चलता, राजनीति में कुछ करना भी होता है। बीजेपी की अगर आज की स्थिति देखिए तो बहुत से प्रदेशों में अभी कई चुनाव होने बाकी है। मैं विधानसभा के चुनावों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके इंटरनल चुनावों की बात कर रहा हूँ, जहां पे लोग बन गए हैं, वहां कभी सत्ता से नहीं पट रही है, या अलग तरह की गुटबंदियां हैं। कुछ आरोप ये भी हैं कि बाहर के लोग मुख्यमंत्री बन गए, या हमारी विचारधारा से इतर के लोग, भले ही उनकी समान विचारधारा हो, लेकिन अलग तरह के लोग मुख्यमंत्री बन गए, और उसको लेके भी एक द्वंद्व उठाया जाता है। नितिन नवीन का काम इसको एक तरीके से, जिसको कहते हैं हमवार करना होगा, कि कैसे वो प्रदेशों की चीजों को संभालेंगे अध्यक्ष बनने के बाद। आज अगर आप देखिए तो उनके दिल्ली पहुंचते ही, मुख्यालय पहुंचते ही एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि उनके गृह प्रदेश में अध्यक्ष चुन लिया गया। मुझे भरोसा है कि वो भी रहे होंगे फैसले में, लेकिन उस पर कोई उनके साइन नहीं है, अध्यक्ष के ही साइन है। तो अभी तो उन्हें दूसरे दर्जे पर रहकर चीजों को समझना होगा और आगे की स्ट्रेटजी बनानी होगी। पर विधानसभा के चुनाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार की विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वालों के बीच बंगाल को लेके बड़ी चर्चा है कि भाई बंगाल में क्या होगा, और बंगाल का चुनाव अब सिर पर आ गया। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम, बहुत से चैलेंजिंग स्टेट्स का चुनाव है। बिहार का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं था मेरी नजर में जितना कि ये है, क्योंकि वहां पहले क्षण से एनडीए 5% मतों से आगे था, 4 से 5% मतों से, लेकिन बाकी जगह चैलेंजेस है। नहीं, अभी तो मतलब उन जगह पर चुनाव है जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, और कोशिश कर रही है कि वहां पर वो सत्ता में आने की कोशिश करे। आसाम में है भी, तो चैलेंजेस अलग है। और जब उन चैलेंजेस को पार पाने में हाई कमान और नागपुर दोनों के छत्र छाया के बावजूद उन्हें एक पर्सनैलिटी एग्जिबिट करनी होगी। अभी तक वो बहुत मिलजुल कर चलने वाले, सहज, सरल और विनम्र व्यक्ति की तरह सामने आए हैं, लेकिन कभी कभी अध्यक्ष को जो थोड़ा सा फोर्स भी दिखाना होता है, जो हमने आडवाणी के वक्त में, गडकरी के वक्त में, अमित शाह के वक्त में और राजनाथ जी के वक्त में देखा है। तो अब एक समय ऐसा आ गया है कि अगर नई पीढ़ी आ रही है तो नई पीढ़ी को चांस ऐसा भी देना होगा कि नई पीढ़ी नए लोगों को आगे लाए और पुराने लोगों के साथ समन्वय बनाकर चले। नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज।